Hi all, so welcome back to this session. So today we'll discuss about the scientist C position, which was an advertisement in Inter University Accelerator Center, that is IUAC New Delhi. So जिसका भी एग्ज़ाम 20 तारीख को ख़त्म हुआ, तो उसके हम डिस्कशन करेंगे पूरा उसका नोटिफिकेशन के बारे में, वैकेंसी के बारे में, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, फिर उसका सब क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर उसका आंसर भी डिस्कशन करेंगे, फिर हम एक कॉस्ट्यूम कॉट ऑफ भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या हो सकता है। तो आपको जैसे पता है कि IUAC का जो फॉर्म निकला था 2024 का, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 01/2024। तो आप जैसे उसका देख सकते हैं कि IUAC एक ऑटोनमस बॉडी है UGC का अंडर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता है। तो उसका पोस्ट निकला था, जैसे कि साइंटिस्ट सी हो गया, इंजीनियरिंग सी हो गया, जूनियर इंजीनियरिंग सी हो गया। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि साइंटिस्ट सी एक ग्रुप ए पोस्ट है, जिसका वैकेंसी था टोटल 8, जिसमें एक ही जनरल और ऑन रिजर्व का था 5, OBC का था एक पोजीशन, एंड SC का एक, एंड EWS का एक पोजीशन था। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं इसका एज लिमिट था 26 था, द मैक्सिमम एज था। फिर उसके बाद भी रिजर्वेशन के अनुसार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अनुसार भी एज लिमिट था। फिर उसका पे लेवल था लेवल 10 का, जो कि अच्छा खासा होता है 7th CPC स्केल में। लेवल 10 का पोजीशन था, और जो टोटल नंबर का पोजीशन था वो 8 था। जैसे कि आपको पता है कि OBC का जो एज लिमिट अगर बोलें तो 10 ईयर रहता है, SC का ऐसे ही रहता है हमारा 5 साल, एंड इसी तरह EWS का कुछ भी एज लिमिट नहीं होता है, एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन कुछ नहीं मिलता, उनका सिर्फ 26 रहता है। जैसे ही जो इनिशियल अपॉइंटमेंट होगा इसका, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो साइंटिस्ट में, तो फर्स्ट वो साइंटिस्ट ट्रेनिंग के हिसाब से रहता है। फिर जब आप 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करते हैं सक्सेसफुली, फिर जाके आपको लेवल 10 में आपको ऑब्जर्व किया जाता है एज ए साइंटिस्ट सी। एंड जब वो आप साइंटिस्ट ट्रेनिंग के हिसाब से रहते हैं तो आपको एक नॉमिनल का स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि 55,000 का होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है साइंटिस्ट के लिए, उसके लिए है MSc फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स का होता है। और एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि आपका 10th से जब जो MSc तक रहता है, उसमें आपको मिनिमम एटलीस्ट 60% रखना है। जैसे कि आप 10th हो गया, 12th हो गया, और आपका ग्रेजुएशन हो गया, तो उसमें आपका मिनी और MSc भी हो गया, तो वो आपका 60% रहना चाहिए, वो आपका मैंडेटरी है। फिर आप देख सकते हैं इसका सिलेबस जो होता है, तो उसका सिलेबस में आप देख सकते हैं कि टोटल 5 वो होता है। जैसे कि हो गया हमारा फिजिक्स हो गया अप्लाइड फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और आपका मेटल साइंस हो गया, और बाद में जो लास्ट है वो आपका रीजनिंग एंड कॉम्प्रेशन हो गया। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि फिजिक्स में जो है नॉर्मल मैथमेटिकल फिजिक्स है, वेक्टर कैलकुलस है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, फिर EM थ्योरी हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, थर्मोस्टाट हो गया, एटॉमिक मॉलिक्यूलर हो गया, सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो भी आपका ग्रेड में होता है वही सेम सिलेबस आ गया फिजिक्स का। फिर जो अप्लाइड फिजिक्स का आ गया, उसमें आपका थोड़ा एडवांस टॉपिक आ गया, जैसे जो कि अप्लाइड फील्ड में है फिजिक्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेजर हो गया, फिर मॉडर्न ऑप्टिक्स आ गया, फिर आपका थिन फिल्म और थिक फिल्म टेक्नोलॉजी आ गया, प्लाज्मा फिजिक्स आ गया, फिर फाइबर ऑप्टिक्स आ गया, वो जो आपका अप्लाइड फिजिक्स का आ गया। ऐसे केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि उसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आ गया। फिर मटेरियल में आपका आ गया डिफेक्ट्स एंड प्रोसेस का मटेरियल डिग्रेडेशन। फिर आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल। और रीजनिंग में आपको जैसे कि GRE में होता है कि आपको जो GRE GMAT में जैसे होता है कि आपको रीजनिंग एंड इंग्लिश का नॉलेज भी चाहिए होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसमें क्या हुआ था इस बार, तो 100 मार्क का जो आता है, जो पार्ट ए होता है, उसमें आपका एक हो गया, जिसमें फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेटल साइंस का आ गया। और जो 25 मार्क होता है वो उसमें रीजनिंग एंड कॉम्प्रेशन होता है। और जो एग्जाम सेंटर होता है दिल्ली में होता है, जो 2022 में जो सिलेबस, तो टोटल जैसे देख पा रहे हैं 2022 में जो निकला था साइंटिस्ट सी का, टोटल 14 वैकेंसी था। इसमें से
जैसे आप देख पा रहे हैं टोटल 6 वैकेंसी वो जियोलॉजी जियो क्रोनोलॉजी फैसिलिटी का था, जिसका एलिजिबिलिटी था जियोलॉजी और जियो फिजिक्स। और जो साइंटिस्ट सी का था वो रेस्ट 8 पोस्ट, तो उसमें एमएससी फिजिक्स के अप्लाइड फिजिक्स के साथ लाइफ साइंस था। बट इस बार वो लाइफ साइंस नहीं है, वो सिर्फ फिजिक्स एंड जो आपके अप्लाइड साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और एक एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसमें वो जो सेकेंड बार निकाले थे वो बोले थे कि रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में आप अगर किए हो पोस्ट एमएससी तो आपके वो डिजायरेबल था। अभी डिस्कशन करते हैं जो इस साल का जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले डिस्कशन करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। जो क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिकली जो क्वेश्चन था वो था आपका शुरुआत करें तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से क्वेश्चन था। जैसे कि आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस भी डी टी, वो एक क्वेश्चन था। फिर आगे आपका कंडीशन फॉर विरियल थ्योरम फॉर इन्वर्स स्क्वायर लॉ, वो क्या होता है, उसमें क्या होगा ना एनर्जी आपका नेगेटिव आएगा, तो ये एक क्वेश्चन आ गया। फिर आपका केपलर लॉ की से क्वेश्चन था, केपलर सेकंड लॉ वाज द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, वो एंगुलर मोमेंटम आएगा। फिर रिलेशन बिटवीन बल्क मॉड्यूलस एंड डेंसिटी था, जो कि वेलोसिटी के बराबर होता है, वेलोसिटी एंड बल्क मॉड्यूलस एंड डेंसिटी का रिलेशन पूछा गया था। लॉरेंज इन्वेरिएंट पूछा गया था। फिर मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो आ गया उसको पूछा गया था। फिर रूट स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि आपको पता है ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। एंड अगेन एट द लास्ट द मिनिमम इज द मीन वेलोसिटी। सो उसमें भी से क्वेश्चन आया था। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितना आ गया, तो आपको पता है कि आरएमएस का कितना आ गया। आरएमएस का होता है आपका रूट ओवर ऑफ 3 kT/m आ गया आपका। फिर आपका जैसे मीन मीन का आ गया आपका, मीन प्रोबेबिलिटी का आपका आ गया रूट ओवर ऑफ 2 kT/m, तो उससे क्वेश्चन था। फिर लॉरेंज इन्वेरिएंट से क्वेश्चन था, जैसे आपको पता हो कि लॉरेंज इन्वेरिएंट क्या होता है। फिर आ गया आपका रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड विद द डेंसिटी, जो कि होता है v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ k बाई रो। फिर आपका जैसे मैंने आपको आंसर दे दिया था केपलर सेकंड लॉ क्या होता है, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। फिर वीरियल थ्योरम जैसे मैंने बताया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या होता है, उसमें एनर्जी नेगेटिव में होता है क्योंकि वो स्टेबल रहता है। फिर आपका हैमिल्टन प्रिंसिपल हो गया। फिर अभी बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स में वो पूछा था कि स्पिन जो जीरो है उसका क्वांटम स्टेट क्या है। जैसे आपको पता है वो होगा 1/√2। देन जो स्पिन अप स्पिन डाउन माइनस वो जैसे एसिमेट्रिक रहता है क्योंकि ये फॉर्मियन है। तो फिर हम बात करें तो हाइड्रोजन आटम से भी क्वेश्चन था, जैसे उसमें पूछा गया था नंबर ऑफ नोड्स क्या रहेगा, जैसे कि मैं याद कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो पूछ रहे थे कि वो और क्वेश्चन था कि रोटेशनल ट्रांजिशन, उसका भी क्वेश्चन आया था कि उसका कंडीशन क्या है रोटेशनल ट्रांजिशन का, जो आपका रहता है कि डेल एल एंड डेल एम एल का जो रहता है वो कंडीशन पूछा गया था। तो बेसिकली बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था, तो जैसे कि इसमें आपको कुछ कैलकुलेटिव नहीं था। फिर आपको पूछा गया था विन्स लॉ क्या होता है, जैसे कि आपको एक वैल्यू लैम्बडा एम टी का वैल्यू पूछा गया था बेसिकली, तो उसका जो होता है 0.28 उसका क्वेश्चन था। फिर आपको जैसे बताऊं कि कॉम्पटन वेवलेंथ का भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें एक ट्रिक एक्चुअली था, ट्विस्ट था, ट्रिक तो नहीं बोलूँगा कि जो डेल लैम्बडा होता है ना, वो एक था ऑप्शन में h/m/e/c और एक था h/m/e/c। तो उसमें ज़्यादातर क्या गलती करते हैं लोग, क्यों कन्फ्यूजन में आते हैं और h में मार देते हैं। उसका आंसर होगा h/m/e/c। फिर जैसे कि हम बात करें सॉलिड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें पूछा गया था कि पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक जो बेरियम टाइटेनेट है उसका क्या प्रॉपर्टी है। फिर पीजो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को कौन सा वेव जनरेट करता है। फिर ट्रांजिस्टर का अल्फा बीटा का रिलेशन था। पार्टीशन फंक्शन का क्वेश्चन था। फिर एब्सोल्यूट एनर्जी फ्लक्चुएशन कैसे वैरी करता है। फिर ब्रैग्स लॉ से 2D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा, उसमें क्वेश्चन था। मिलर इंडिसेस कैलकुलेशन करने के लिए भी दिया गया था। फिर BCC का भी क्वेश्चन था। फिर जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या हुआ था, उसमें पूछा गया था कि हुईच इंटरेक्शन पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड। फिर आपको बीटा डीके
हैज ए कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम, उस तरह भी पूछा गया था। फिर आपको गीगर नॉटल नो हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ में रिलेशन क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होता है, सरफेस एनर्जी टर्म क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मोस्ट स्टेबल का क्या होता है। फिर जीएम काउंटर सर भी क्वेश्चन था। तो बेसिक जो क्वेश्चन रहता है न्यूक्लियर फिजिक्स का वो पूछा गया था, वो कवर करके। तो एक नॉर्मल पर्सन जो होगी फिजिक्स में है, जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स का बेसिक्स पता है, उसका आंसर दे सकता है। फिर बात करें तो केमिस्ट्री एंड मेटल साइंस का जो क्वेश्चन था, उसमें जैसे कि आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक रिएक्शन दिया गया था, फिर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है कांस्टेंट KSP, उसका कैलकुलेशन दिया गया था। फिर आपको नंबर ऑफ एटम्स डबल बॉन्ड इन बेंजीन उसमें दिया गया था। फिर आपको व्हिच हैव ए डबल बॉन्ड, जैसे कि बोराजिन हो गया, वैसा दिया गया था ऑप्शन में। फिर SCP जो हो गया हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ट का, उसका √C/A वैल्यू, फिर उसका ये वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल पूछा गया था। फिर रेडियो एक्टिविटी एक कैसा प्रोसेस है वो भी पूछा गया था। तो बेसिक्स क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। फिर बात करते हैं अभी कॉटअप के बारे में कि इस साल कॉटअप क्या जाने वाला है, जो कि अब का सबसे बड़ा बात है। तो जो मुझे लगा कि जैसे हम देखें कि एग्ज़ाम सेंटर एक ही था, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें जाने का, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घट जाता है। लेकिन नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि कंपटीशन टोटल घट गया। जो कि नॉर्थ इंडिया वाले थे वो सब मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रेजेंट थे। और फिर भी कुछ तो मतलब स्टूडेंट थोड़ा सा कम थे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं आया था एग्ज़ाम में, क्वेश्चन में आए थे। जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को जो एक नॉर्मल लेमैन एंगल से पूछा गया, जो ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, तो 90+ हो सकता है। बट जनरली आप अगर सब पैरामीटर में देखें तो मेरे को जो लग रहा है कट ऑफ 80 टू 90 के बीच में रहना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन लेवल बहुत मेरे को लगा कि बहुत ईजी था। मतलब एक लेमैन जो फिजिक्स में है रह रहा है, फिजिक्स थोड़ा थोड़ा भी दिन में का पढ़ रहा है, तो वो तो कर पाना चाहिए वो वाला क्वेश्चन जो होता है। फिर देखते हैं उसका क्या होता है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का कटऑफ था वो तो 65 टू 75 के बीच में था। लेकिन इस साल मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग कि जब 5 दिन से पहले आपको बोला जाता है कि एडमिट कार्ड आ गया, फिर आप बुकिंग कीजिए फिर जाइए, तो प्रिपरेशन का तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी आप आपका अपना व्यू जो है उसको शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हम बात करेंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या हो रहा है। तो तब तक हम रहते हैं